हेलो एवरीवन। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। 10 अप्रैल को एचपीएसएससी स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ है। उसके पेपर को आज अपन डिस्कस करेंगे, उसकी आंसर की को आज अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी अपन यहाँ पे देखेंगे कि वो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है, जिससे कि इन फ्यूचर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए। बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रीवियसली एग्जामों से नेक्स्ट एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। एक तो ये फायदा होगा आपको, दूसरा आप अपनी आंसर की को यहाँ पे मैच कर सकते हैं। अपन एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलो अपन पेपर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन को डिस्कस करते हैं। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पे है। द एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट विच डाइटरी कंपोनेंट। जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो किस डाइटरी कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी विटामिन। तो दोस्तों जो पेप्सिन होता है वो किसको डाइजेस्ट करता है? वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। देखिए जब अपन बात करते हैं एमाइलेज भी एक तरीके का एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। बट ये किसको डाइजेस्ट करता है? ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करता है। जब अपन बात करते हैं लाइपेज की तो ये फैट को ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेस्ट करता है। और जब बात आए पेप्सिन की तो ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है किसमें? अमाइनो एसिड के अंदर ब्रेक डाउन करके क्या करती है? डाइजेस्ट करती है। किस तरीके से डाइजेस्ट करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अब्जॉर्प्शन करती है। इसका क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड के अंदर, तो उस तरीके से ये डाइजेस्ट हो जाती है। देखो इस बार क्वेश्चन इसके अंदर प्रोटीन से रिलेटेड और पेप्सिन से रिलेटेड आया है। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में फैट से पूछ लिया जाए, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में कार्बोहाइड्रेट से पूछ लिया जाए, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेम एज इट इज क्वेश्चन एम्स बठिंडा 2019 के एग्जाम के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन एनी इम्यून रेस्पॉन्स। यदि अपन ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये किसी भी इम्यून सिस्टम की अपन बात करें, इम्यून रेस्पॉन्स की बात करें, डिफेंस की बात करें, तो फर्स्ट लाइन डिफेंस कौन सा है? जब अपन इम्यून रेस्पॉन्स की बात करते हैं तो वहां पे तीन प्रकार के या फिर 3 लाइन के डिफेंस सिस्टम आते हैं। एक होता है फर्स्ट लाइन, एक होता है सेकेंड लाइन, एक होता है थर्ड लाइन डिफेंस। अपने से क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन डिफेंस के बारे में पूछा गया है, और इसमें ऑप्शन ए बोल रहा है एनाटॉमिकल, मैकेनिकल या केमिकल बैरियर, ऑप्शन बी बोल रहा है बी एंड टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी बोल रहा है एंटीबॉडीज, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है मैक्रोफेजेस। ओके, तो दोस्तों यहां पे मैं आपको तीनों के तीनों बता देता हूं, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट एग्जाम के अंदर भी यदि कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो आपका वहां पे गलत नहीं होना चाहिए। जब अपन फर्स्ट डिफेंस की बात करते हैं तो जो आउटर बैरियर होते हैं अपनी बॉडी के जितने भी आउटर बैरियर होते हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल बात करते हैं तो लाइक स्किन, जैसे आउटर बैरियर क्या हो गया? स्किन। तो वो यहां पे क्या है? वो वहां पे फर्स्ट लाइन डिफेंस है। जैसा कि ऑप्शन ए में बोला गया है एनाटॉमिकल, स्किन क्या है? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। मैकेनिकल स्ट्रक्चर और केमिकल बैरियर है वो एक तरह से, तो वो स्किन है, वो क्या है? आउटर बैरियर है, जो कि फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करता है। सेकेंड लाइन के अंदर अपन जब बात करते हैं तो वहां क्या आता है? कोई भी नॉन स्पेसिफिक इम्यून सेल, जैसे लाइक मैक्रोफेजेस, ये नॉन स्पेसिफिक इम्यून सेल होती है, या फिर डेंड्रिटाइट, या क्या बात करते हैं? डेंड्रिटाइट। जब डेंड्राइट या फिर मैक्रोफेजेस होते हैं वो सेकेंड लाइन डिफेंस का काम करते हैं, जो कि यहां पे ऑप्शन डी में दिया गया है। ये क्या है? सेकेंड लाइन डिफेंस का काम करता है।
सेकेंड लाइन डिफेंस का काम करता है। और थर्ड लाइन डिफेंस की अपन बात करते हैं तो वहां पे क्या आती है, वहां पे लिम्फोसाइट्स आती है दोस्तों। क्या आती है? लिम्फोसाइट्स आती है, जैसे टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये सभी के सभी किस में आते हैं? थर्ड डिफेंस के अंदर, थर्ड लाइन डिफेंस के अंदर आते हैं। तो यहां पे अपना राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द वॉन्डरिंग फेगोसाइट्स फाउंड इन एल्वुलाई इज कॉल्ड। जो वॉन्डरिंग फेगोसाइट्स होते हैं, वॉन्डरिंग्स यानी आवारा, इधर उधर बॉडी के अंदर घूमने वाले जो फेगोसाइट्स होते हैं, वो यदि एल्वुलाई के अंदर पाए जाते हैं तो उनको अपन किस नाम से जाना जाएगा? एल्वियोलर मैक्रोफेजेज, ऑप्शन बी पल्मोनरी सेल्स, ऑप्शन सी गोबलेट सेल, ऑप्शन डी सेलिस सेल। तो दोस्तों जो वॉन्डरिंग फेगोसाइट्स यदि एल्वुलाई में प्रेजेंट होते हैं तो उनको अपन एल्वियोलर मैक्रोफेजेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोलर मैक्रोफेजेज बोलते हैं। या फिर इसको अपन डस्ट सेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डस्ट सेल के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होने वाला है। ओके, क्योंकि हो सकता है आपसे नेक्स्ट एग्जाम में एल्वियोलर मैक्रोफेजेज की जगह डस्ट सेल लिखा आ जाए, तो वो भी वहां पे राइट आंसर होगा, क्योंकि एल्वियोलर मैक्रोफेजेज को डस्ट सेल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ए नर्स डिस्कवर एन इलेक्ट्रिकल फायर इन ए क्लाइंट रूम, हर फर्स्ट एक्शन वुड बी टू। एक नर्स है जो कि हॉस्पिटल में देखती है कि उसको इलेक्ट्रिकल फायर हो गया है, एक इलेक्ट्रिकल आग लग गई है, और उस आग लगने के दौरान उसकी फर्स्ट एक्शन क्या रहेगी? क्वेश्चन बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है सर्च एंड एक्टिवेट द फायर अलार्म, नियर अबाउट का जो फायर अलार्म है उसको सर्च करो और एक्टिवेट कर दो। ऑप्शन बी बोल रहा है कन्फाइन द फायर बाय क्लोजिंग ऑल डोर एंड विंडो, सभी के सभी डोर विंडो है वो क्लोज करो। ऑप्शन सी बोल रहा है इवैक्यूएट एनी क्लाइंट्स और विजिटर्स इन इमीडिएट डेंजर, जो भी डेंजर एरिया के अंदर जो भी पेशेंट है या उनके रिलेटिव्स है, विजिटर्स है, आगंतुक है, उनको से पैलेस पे इवैक्यूएट कर दिया जाए। ऑप्शन डी बोल रहा है एक्सटिंग्विश ये फायर बाय यूजिंग नियरेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने वाले उपकरण होते हैं उनका यूज करके आग को बुझाया जाए। तो दोस्तों इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो जो फर्स्ट एक्शन इसके अंदर होती है वो ऑप्शन सी होती है। ऑप्शन सी यहां पे फर्स्ट एक्शन होती है, तुरंत के तुरंत वहां से उनको इवैक्यूएट किया जाता है, इवैक्यूएट किया जाता है। सेकंड की यदि अपन बात करेंगे तो सर्च एंड एक्टिवेट द फायर अलार्म, ये इसका सेकंड चॉइस होता है। ओके, और उसके बाद कन्फाइन, ऑप्शन बी वाला होता है वो इसकी थर्ड नंबर की चॉइस होती है। एंड फोर्थ नंबर पे होता है जो आग बुझाने वाले उपकरण है उनका यूज करके उस आग को बुझाया जाए, यानी एक्सटिंग्विश किया जाए एक्सटिंग्विशर की मदद से। तो इसका राइट आंसर यहां पे क्या होने वाला है? ऑप्शन सी होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एम्स बठिंडा 2019 के एग्जाम में भी आया हुआ है और भी बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है ए प्रीमी ग्रेविडा एट 37 वीक का प्रीमी ग्रेविडा जो कि लेबर रूम के अंदर है, और उसके साथ कंडीशन है कि वो सेंट्रल प्लेसेंटिया प्रीविया उसमें दिखाई दे रही है, और साथ में हेवी ब्लीडिंग भी दिखाई दे रही है, किसके द्वारा? वेजाइना के द्वारा। और वहां पे एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल है वो दोस्तों वहां पे नॉर्मल दिखाई दे रहा है। ये सभी चीजें एग्जामिनेशन के दौरान वहां पे देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में आपका बेस्ट मैनेजमेंट क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन ए बोल रहा है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, ऑप्शन बी सीजेरियन सेक्शन, ऑप्शन सी इंडेक्शन एंड वेजाइनल डिलीवरी, ऑप्शन डी इंडेक्शन एंड फोर्सेप्स डिलीवरी। देखो दोस्तों क्वेश्चन को समझना है, 37 वीक इसका मतलब क्या है? ऑलमोस्ट ये 8 टर्म है, यानी डिलीवरी का टाइम हो चुका है। नंबर 2, वहां पे प्लेसेंटा प्रेविया है दोस्तों, प्लेसेंटा प्रेविया है, और प्लेसेंटा प्रेविया भी 3 तरह का होता है, 3 तरह का होता है, जो कि एकदम मेनली बात करें तो 2 तरह का होता है, पार्शियल एंड कंप्लीटली। पार्शियल यानी थोड़ा बहुत उसने वेजाइना को कवर कर रखा है, कंप्लीटली का मतलब होता है सेंट्रल प्लेसेंटा प्रेविया, यानी वेजाइना को कंप्लीटली उसने कवर कर रखा है। प्लेसेंटा प्रेविया की एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है कि जो लोअर यूट्राइन वाल है, जो लोअर यूट्राइन वाल है वहां से यदि प्लेसेंटा अटैच हो गई है तो उसको अपन प्लेसेंटा प्रेविया बोलते हैं। नॉर्मली यूट्राइन वॉल की अपन बात करते हैं तो अपर सेगमेंट के अंदर प्लेसेंटा अटैच होती है, बट यदि लोअर सेगमेंट के अंदर प्लेसेंटा अटैच है तो उस कंडीशन को अपन प्लेसेंटा प्रेविया के नाम से जानेंगे दोस्तों। तो प्लेसेंटा प्रेविया है,
और वो भी सेंट्रल प्लेसेंटा प्रेविया, यानी कंप्लीटली वेजाइना का जो आउटर मुंह है उसको कंप्लीटली कवर कर चुका है, यानी वहां से फीटस बाहर आ ही नहीं सकता है, और हेवी वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो रही है। तो इस तरह की सभी कंडीशंस हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल भी नॉर्मल है और डिलीवरी का टाइम भी हो चुका है। तो दोस्तों अपन कुछ भी वेट नहीं कर सकते, वहां पे तुरंत और तुरंत सिजेरियन सेक्शन करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन सी इंडेक्शन एंड वेजाइनल डिलीवरी, तो वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है, और इंडेक्शन एंड फोर्सेप्स डिलीवरी भी वहां से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे बेबी एंड प्लेसेंटा इंजर्ड हो जाएंगे और ऑलरेडी वहां पे हेवी ब्लीडिंग दिखाई दे रही है, अपन वेट नहीं कर सकते, तुरंत वहां पे क्या करना होगा, सिजेरियन सेक्शन करना होगा। ये इसका एग्जैक्ट और गुड मैनेजमेंट रहेगा, यानी बेस्ट मैनेजमेंट होगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, ए क्लाइंट नीड्स टू लर्न टू ए यूज ए वोकर, एक्विजिशन ऑफ दिस स्किल विल रिक्वायर लर्निंग इन द। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्लाइंट है जिसको वोकर से चलना सीखना है, वो वोकर से चलना सीखना है उसको, तो इसके लिए उसके माइंड में या फिर उसकी बॉडी के अंदर किस प्रकार की स्किल को अपने को डेवलप करना होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है अपन साइकोमोटर डोमेन डेवलप करते हैं, ऑप्शन बी बोल रहा है अफेक्टिव, ऑप्शन सी बोल रहा है कोग्निटिव डोमेन डेवलप करते हैं, ऑप्शन डी बोल रहा है अटेंशन डोमेन डेवलप करते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जाता है, बहुत सी बार पूछा जाता है। देखो, वॉकर से चलने के लिए उसको क्या करना है, लर्निंग करनी है। उसको क्या करना है दोस्तों, लर्निंग करनी है। और लर्निंग एक प्रकार का मॉडिफिकेशन बिहेवियर है। क्या है, एक प्रकार का मॉडिफिकेशन बिहेवियर है दोस्तों। लर्निंग एक प्रकार का मॉडिफिकेशन बिहेवियर है अपनी बॉडी के अंदर, क्लियर है। और जो साइकोमोटर डोमेन है वो क्या है, स्किल बेस्ड है। ये क्या है, स्किल बेस्ड है। तो स्किल बेस्ड है और मॉडिफिकेशन बिहेवियर किसका, लर्निंग का है। तो ये भी लर्निंग भी क्या है, एक स्किल बेस्ड है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। अफेक्टिव डोमेन, कोग्निटिव डोमेन और अटेंशन डोमेन इसके आंसर नहीं हो सकते। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 7। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द एक्सरे फाइंडिंग इन पेशेंट विथ प्लूरल इफ्यूजन रिवील्स, एक पर्सन है उसकी अपन एक्सरे फाइंडिंग देखते हैं और उसके अंदर प्लूरल इफ्यूजन रिवील हो रहा है, प्लूरल इफ्यूजन वहां पे दिखाई दे रहा है। वहां पे जो फ्लूइड स्टार्ट हुआ है बिल्डअप होना, उस जगह जो ग्रेविटी बनती है वो किस एंगल में बनती है, उसको अपन क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए बोलेंगे कोस्टोफेरेनिक एंगल, ऑप्शन बी बोलेंगे एंटीरियर एंगल, ऑप्शन सी बोलेंगे लेटरल एंगल एंड ऑप्शन डी बोलेंगे नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जब प्लूरल इफ्यूजन होता है एक्सरे फाइंडिंग के अंदर, तो वहां पे लेटरल एंगल दिखाई देता है, फ्लूइड जो बिल्डअप होता है उसकी ग्रेविटी की अपन बात करते हैं तो लेटरल एंगल दिखाई देता है, यानी सी यहां पे राइट आंसर होगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफी अप है दोस्तों, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं बोल सकते, ये एक तरह से बोल सकते हैं कि एमबीबीएस या फिर पीजी लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, ये नर्सिंग के लेवल का इतना इजी क्वेश्चन नहीं है। ओके, बट सीखने वालों के लिए कोई चीज हार्ड भी नहीं होती। नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपका आता है तो वो गलत नहीं होगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बट ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सीएचओ एंड एनएचएम जैसी एग्जाम्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चन है वो ज्यादातर देखने को मिलते हैं दोस्तों, क्लियर है। ओके 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 ठीक है, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द कोर टेम्परेचर मेजर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। अपने को कोर टेम्परेचर चाहिए किसका, ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी का अपने को क्या चाहिए, कोर टेम्परेचर चाहिए दोस्तों। तो इसके लिए बेस्ट साइट कौन सी होगी। ऑप्शन ए बोल रहा है रेक्टम, ऑप्शन बी बोल रहा है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी बोल रहा है एक्जिला एंड ऑप्शन डी बोल रहा है बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए रहेगा। रेक्टम सबसे बेस्ट कोर टेम्परेचर चेक करने की साइट होती है दोस्तों, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सर्जिकल प्रोसीजर यूज्ड टू करेक्ट ए डिवाइडेड नेजल सेप्टम। डिवाइडेड नेजल सेप्टम है
उसको करेक्ट करने के लिए किस प्रकार की सर्जरी या किस प्रकार का सर्जिकल प्रोसीजर अपन वहां पे करते हैं? ऑप्शन ए बोल रहा है सेप्टोप्लास्टी करेंगे, ऑप्शन बी बोल रहा है एन्यूलोप्लास्टी करेंगे, ऑप्शन सी बोल रहा है वाल्वुलोप्लास्टी करेंगे, ऑप्शन डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव। दोस्तों जब भी कोई नेजल सेप्टम होता है तो उसको ठीक करने के लिए सर्जिकल प्रोसीजर के लिए अपन सेप्टोप्लास्टी करते हैं, सेप्टोप्लास्टी करते हैं। सेप्टो यानी सेप्टम, सेप्टो यानी सेप्टम, प्लास्टी यानी रिपेयर, प्लास्टी यानी रिपेयर, सेप्टम को रिपेयर करना सेप्टोप्लास्टी कहलाता है। तो यहां पे राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ड्यूरिंग सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रेस्यूटेशन किसी का कर रहे हैं, सीपीआर दे रहे हैं, उस दौरान हाउ मेनी साइकिल्स डज ए रेस्क्यू चेंज, कितनी साइकिल उसको देने के बाद सीपीआर की रेस्क्यू चेंज होना चाहिए? ऑप्शन ए बोल रहा है एवरी 5 साइकिल से, ऑप्शन बी बोल रहा है 4 साइकिल्स, ऑप्शन सी बोल रहा है 3 साइकिल, ऑप्शन डी बोल रहा है 2 साइकिल्स। तो दोस्तों एवरी 5 साइकिल, एवरी 5 साइकिल की अपन बात करते हैं तो उसके बाद जो रेस्क्यूर होता है उसको अपन चेंज करते हैं दोस्तों, उसको अपन चेंज किया जाता है। यदि अपन एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट के अंदर 30/2 का रेशियो वहां पे यूज किया जाता है। 30 यहां पे कंप्रेशन है, 2 यहां पे ब्रीथ होती है दोस्तों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो ऑफ मिक्सिंग ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर फॉर एक्टिंग एज ए डिसइंफेक्टेंट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है ब्लीचिंग पाउडर और वाटर का ऐसा क्या रेशियो बनाए कि वो डिसइंफेक्टेंट का काम करने लग जाए। यदि अपन पीने लायक वाटर की बात करते हैं, यदि अपन वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने की बात करें, वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने की बात करें तो दोस्तों वहां पे 1:200 यानी 1:200 का रेशियो वहां पे मेंटेन किया जाता है। और यदि वाटर एज ए डिसइंफेक्टेंट काम करने लग जाए तो वहां पे 1:30 का यूज किया जाता है। तो यहां पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बिकॉज यहां पे एज ए डिसइंफेक्टेंट काम करने लग जाए वाटर, ये पूछा गया है, ना कि ये पूछा गया है कि वाटर को डिसइंफेक्ट करना है। यदि क्वेश्चन अगली एग्जाम में आपका टर्न हो सकता है, वहां पे यदि ऐसा पूछा जाता है कि वाटर को डिसइंफेक्ट करना है तो वहां क्या रेशियो यूज होना चाहिए, तो वहां पे 1:200 आएगा दोस्तों, ना कि 1:30 आएगा। ओके, बट इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एस्कारिस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एस्कारिस? ऑप्शन ए 2 से 3 वीक, ऑप्शन बी 4 to 8 वीक, ऑप्शन सी 9 to 10 वीक, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 4 से 8 वीक, 4 से 8 वीक एस्कारिस का क्या रहता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आए एग्जाम के अंदर जो काफी हाई लेवल के हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कि बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन है। द एंटीडोट ऑफ पैरासिटामोल पॉइजनिंग, जब किसी को पैरासिटामोल की पॉइजनिंग हो गई है दोस्तों, तो उस दौरान अपन कौन सी ड्रग्स को एज ए एंटीडोट वहां यूज करते हैं? ऑप्शन ए एन एसिटाइलसिस्टिन, ऑप्शन बी मॉर्फिन 1:15, ऑप्शन सी वारफेरिन, ऑप्शन डी हिपेरिन। तो दोस्तों जो पैरासिटामोल की पॉइजनिंग कब होती है? जब वो अपन हेवी डोज, जब हेवी डोज ले लेते हैं तब। और इस कंडीशन में क्या होता है? लीवर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि लीवर को डैमेज करता है पैरासिटामोल। और लीवर को डैमेज होने से बचाने के लिए अपन क्या करेंगे? वहां पे एन एसिटाइलसिस्टिन का यूज करते हैं दोस्तों। और एन एसिटाइलसिस्टिन क्या है? इसका एंटीडोट है। राइट आंसर यहां पे क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए रहने वाला है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। एक क्लाइंट नेम रोहान, रोहान नाम का क्लाइंट है जिसका वजन 65 केजी है, जो कि पल्मोनरी एडिमा को सफर कर रहा है। और वहां पे डॉक्टर ने उसको हिपेरिन 10 यूनिट पर केजी पर हावर की डोज वहां पे प्रेस्क्राइब की है। तो अपने को बताना है कि एवरी हावर, प्रत्येक घंटे में वो हिपेरिन की कितनी डोज लेगा। ऑप्शन ए बोल रहा है 450 यूनिट पर हावर, ऑप्शन बी बोल रहा है 550 यूनिट पर हावर, ऑप्शन सी बोल रहा है 60-50 यूनिट पर हावर, ऑप्शन डी बोल रहा है 750 यूनिट पर हावर।
वो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। 65 केजी उसका वेट है और पर केजी कितनी डोज है इसकी? 10 यूनिट है। ओके, 10 यूनिट है, तो ये कितना हो गया? 650 यूनिट। और ये यूनिट है पर केजी पर हावर है, तो पर हावर उसको कितनी जाएगी? 65 केजी के पर्सन को 650 यूनिट पर हावर उसको डोज जाएगी। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द लिविंग डोनर मस्ट गिव कंसेंट रिलेटेड टू ऑल कंपोनेंट्स एक्सेप्ट। एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है और वहां पे जो जिंदा जो डोनर है, लिविंग डोनर है, उसको किस किस प्रकार के कंसेंट देने के लिए पाबंद किया जाता है, एक्सेप्ट एक को छोड़कर। नंबर ऑप्शन ए है कंसेंट प्रोसीजर, कंसेंट प्रोसीजर के बारे में। ऑप्शन बी हेल्थ इवैल्यूएशन के बारे में। ऑप्शन सी सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में। ऑप्शन डी नो फॉलोअप के बारे में। तो दोस्तों उसको कंसेंट के बारे में भी, कंसेंट प्रोसीजर के बारे में कंसेंट दिया जाता है। हेल्थ इवैल्यूएशन उसका होना चाहिए कि पहले आप डोनेट करने से पहले उसका इवैल्यूएशन होता है कि उसका हेल्थ सिस्टम कैसा है। उसका सर्जिकल प्रोसीजर होगा, यानी सर्जरी की जाएगी। पर दोस्तों ऑप्शन डी है नो फॉलोअप। दोस्तों फॉलोअप होता है, नो फॉलोअप नहीं हो सकता, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें यह भी कंसेंट होती है कि इतने इतने टाइम बाद आपको फॉलोअप करना है, कि हम चेक करेंगे आपकी बॉडी पे तो उसके कुछ दुष्परिणाम नहीं आ रहे हैं, उसको चेक करने के लिए। बट ऑप्शन में नो फॉलोअप, तो नो फॉलोअप की कोई कंसेंट नहीं होती है, फॉलोअप की कंसेंट होती है। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी होगा। दोस्तों यहां पे अपन ने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आपके एग्जाम के अंदर में भी 200 क्वेश्चंस थे, तो उन सभी क्वेश्चंस को भी अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके आप जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे की वीडियो है वो आपके लिए डालूंगा। सेकेंडली, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसके पास में एक बेल आइकन का निशान है उसको भी आप प्रेस कर लेना, जिससे इन फ्यूचर कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर, एग्जाम के लिए आने वाली जो वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।